Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd February 2023. 23 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे, शुरू करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट। लाइक देखो वीडियो देखने से पहले अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फिर इसमें हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और जो कि आई एम श्योर लग रहा होगा तो प्लीज़ डू दैट, है ना। और जो लोग नए हैं वो बने रहें। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये देखने के बाद आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप यहाँ पे 20 मिनट इन्वेस्ट करो, चाहे बाकी जगहों पे 2 घंटे इन्वेस्ट करो, बात बराबर रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है ऑपरेशन गोल्डन डॉन। ऑपरेशन गोल्डन डॉन न्यूज़ में था रिसेंटली। आपको बताना है किससे रिलेटेड है। ड्रग ट्रैफिकिंग से, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से, काउंटरफीट करेंसी से, या गोल्ड स्मगलिंग से। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन गोल्डन डॉन किससे रिलेटेड है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैं आपको बता दूं, द आंसर इज डी, गोल्ड स्मगलिंग। नाम से ही क्लियर था, है ना। कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है नाम से ये लग रहा है, लेकिन ये हमको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, बट ऐसा होता नहीं, कई जगहों पे सही हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। ऐसे क्वेश्चन को मैं वैसे फैंसी क्वेश्चन कहता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है ना। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगता है। तो गोल्डन डॉन है गोल्ड स्मगलिंग से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू जादुई पिटारा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जादुई पिटारा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 years, डिजाइंड बेस्ड ऑन द मोटो ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स द लोकल कल्चर, सोशल कंटेक्स्ट टू अकोमोडेट द डाइवर्स नीड्स ऑफ द लर्नर्स एंड इज अवेलेबल इन ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको बताना है इनमें कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, यानी कि 1 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी जादुई पिटारा जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर का डेवलप किया गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर 13 लैंग्वेजेस में, 13 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, 13 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है ना कि केवल इंग्लिश और हिंदी में। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर इस्टेब्लिश्ड अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ ऑन लॉ ऑफ द सी, है ना। तो यूएन जो कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बॉडीज बनी हैं। फर्स्ट इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, सेकंड इज इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, थर्ड इज कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एंड फोर्थ इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आपको बताने में से कौन कौन सी बॉडीज बनी हैं यूएन क्लॉज के अंदर के, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1, 2 and 3। नाम से ही क्लियर है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, एंड कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये तीनों इसी के अंदर बनी है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो नहीं बनी है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेग नीदरलैंड में इस्टेब्लिश्ड है। ये हेग नीदरलैंड में है, एंड इट इज़ नॉट अ यूएन नेशनल एजेंसी। पीसीए जो है ये यूएन नेशनल एजेंसी नहीं है, यूएन ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। तो ये आप चीज़ें याद रख सकते हैं। आगे हम मूव करेंगे आज की न्यूज़ ऑफ द डे में। पहली जो न्यूज़ है वो प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली अमृत सरोवर स्कीम के बारे में दोबारा बोला। तो हालांकि अमृत सरोवर स्कीम 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च की गई थी इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है ना। फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी को बचाए रखने के लिए अमृत सरोवर स्कीम डेवलप की गई थी। इसका एम है बेसिकली रिजुविनेट करना 75 वाटर बॉडीज़ को इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75th ईयर में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 75 आपके वाटर बॉडीज जो हैं इन ईच डिस्ट्रिक्ट नीड्स टू बी रिजुविनेटेड एंड डेवलप्ड, ठीक है ना, एज अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। इन टोटल इट वुड लीड टू द क्रिएशन ऑफ 50,000 वाटर बॉडीज ऑफ द साइज ऑफ अबाउट एन एकड़ और मोर। तो इसमें बेसिकली एम है कि हर जगह पे लगभग टोटल 50,000 वाटर बॉडीज और क्रिएट करना, लगभग 1 एकड़ की साइज की। तो ये अमृत सरोवर का एम है। द मिशन इनकरेजेस मोबिलाइजेशन ऑफ सिटीजन एंड नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर सप्लीमेंटिंग दीज एफर्ट्स। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कहना चाहिए जो लोगों का अपने मिल करके जो योगदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अमृत सरोवर स्कीम के काम करने के लिए। इसके अलावा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्पेस एप्लीकेशन जो है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उसको इंगेज किया गया है टेक्निकल पार्टनर के रूप में, ठीक है ना। दैट हैज़ बीन इंगेज्ड एज टेक्निकल पार्टनर, ठीक है, फॉर द मिशन। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अमृत सरोवर का काम बेसिकली है टू रिजुविनेट द वाटर बॉडीज अक्रॉस द कंट्री विच विल हेल्प इन कंजर्विंग द वाटर फॉर द फ्यूचर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है।
ठीक है ना। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लगभग 50 करोड़ क्यूबिक मीटर कर देगा ये, तो 50 करोड़ क्यूबिक मीटर तक कर देगा। एंड जन भागीदारी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि इसमें कम्युनिटी एक्टिविटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगली जो न्यूज़ है वो है लोसार फेस्टिवल के रिगार्डिंग। तो लोसार फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है? दिस इज फेस्टिवल ऑफ, याद रखिएगा कि तिब्बत का, ठीक है। तिब्बतन न्यू ईयर जो होता है उसको लोसार कहा जाता है। द तिब्बतन न्यू ईयर इज कॉल्ड लोसार। एंड तिब्बतन बुद्धिस्ट दे फॉलो द लूनी सोलार कैलेंडर। ये क्या फॉलो करते हैं? लूनी सोलार कैलेंडर फॉलो करते हैं। एंड द फर्स्ट डे ऑफ लूनी सोलार कैलेंडर सेलिब्रेटेड एज लोसार, ठीक है ना। ये फैक्ट याद रखिएगा, तिब्बतन बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोसार फेस्टिवल। पहला दिन जो होता है लूनी सोलार कैलेंडर का, वो सेलिब्रेट किया जाता है लोसार के रूप में। इसको केवल और केवल लद्दाख में सेलिब्रेट करते हैं ऐसा भी नहीं है, है ना। केवल और केवल लद्दाख में सेलिब्रेट करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, यूपीएससी आपको स्टेटमेंट दे देगा कि लोसार फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश, या बोल देगा लोसार फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। जैसे मोनपाज है, ये अरुणाचल प्रदेश में इसको सेलिब्रेट करते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ये सेलिब्रेट होता है। साउथ इंडिया में ये सेलिब्रेट होता है। तो बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, आप इसको याद रखिएगा। एंड इट इज बेसिकली, लोसार है क्या? लोसार इज बेसिकली द फर्स्ट डे ऑफ द लूनी सोलार कैलेंडर एंड तिब्बतन न्यू ईयर जो होता है वो होता है। अच्छा, नेपालीज भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको लोछार बोलते हैं, लोछार, है ना। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा। अगला जो न्यूज़ है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो जो है, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ पे फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है। G20 के अंतर्गत फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है। कहाँ पे? खजुराहो में। खजुराहो अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा। एक और चीज़ आपको बता दूं इसमें मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि पद्मश्री नेकराम इसमें पार्टिसिपेट किए थे। एंड पद्मश्री नेकराम जो है, ही इज़ नोन एज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा कि नेकराम जो है उनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो में सेलिब्रेट किया गया, मतलब होस्ट किया गया फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जहाँ पे 125 डेलीगेट्स फॉरेन कंट्रीज के अटेंड किए थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी इसके अंदर, और 125 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। नेकराम जो है पद्मश्री, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही इज नोन एज द मिलेट मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और खजुराहो में जो डायनेस्टी रूल करती थी वो चंदेल डायनेस्टी थी, बेसिकली बुंदेलखंड रीजन में आता है ये। एक यहाँ पे चंदेल डायनेस्टी रूल करती थी एंड दे बिलोंग्ड टू द राजपूत क्लैन। चंदेल डायनेस्टी कहाँ से बिलोंग करती थी? राजपूत क्लैन से बिलोंग करती थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। अब आगे मूव करते हैं। इंडिया रिमेन्स अ ब्राइट स्पॉट टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। अब IMF ने जो अपने प्रोजेक्शंस किए हैं उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमीज। जो टॉप 5 इकोनॉमीज में भी आप ले लें, चाहे वन ऑफ द बिग इकोनॉमीज में ले लें, तो इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट, वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट। एंड ये लगभग कंट्रीब्यूट करेगा 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। 2023 में होने वाली टोटल ग्रोथ का 15% केवल इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा IMF का कहना है। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उनका ऐसा कहना है। इसके उन्होंने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया की जो डिजिटाइजेशन की जो पॉलिसी है ना, इंडिया की डिजिटाइजेशन पॉलिसी वो बहुत ही अच्छी है। उसने इंडिया को पुल आउट किया फ्रॉम द पैंडेमिक लॉस। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो इंडिया में प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी, यानी कि जो प्रूनिंग की गई या प्रूडेंट यूज किया गया, फिस्कल कंसोलिडेशन किया गया, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभी इस बार का बजट अगर आप देखो तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है ना। तो रीजंस क्या क्या है इंडिया को पुल आउट करने के लिए, मैं वो बता रहा हूँ आपको। जैसे कल को अगर आपको कभी मेंस का आंसर लिखना हो तो आप ये रीजंस लिखेंगे। पहला चीज़ हमने क्या अच्छा किया, हमने डिजिटाइजेशन में अच्छा काम किया। सेकंड हमने क्या किया, हमने अपना फिस्कल कंसोलिडेशन या प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसीज। तीसरा हमने क्या अच्छा किया, हमने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था तो हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। एंड दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट अमंग द मेजर इकोनॉमीज, ठीक है ना। और इसके अलावा हमने जो फोर्थ किया है वो किया है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड जॉब। हमने जॉब क्रिएशन की भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। कई स्टेट्स ने काफ़ी वैकेंसीज निकाली हैं, एटलीस्ट उन्होंने तो निकाली है जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। तो आप ये चीज़ें भी याद रख सकते हैं।
अच्छा, मध्य प्रदेश ने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दे विल प्रोवाइड रिजर्वेशन इन मेडिकल कॉलेजेस फॉर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया है इन द मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है ना, फॉर एडमिशन। अब ये अनाउंसमेंट यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। द मूव इज बेसिकली एम्ड एट इनेबलिंग मोर स्टूडेंट फ्रॉम पुअरर सेक्शन टू गेट इनटू दीज इंस्टीट्यूशंस। उनका मानना है कि उनका ये मतलब बेसिक अजम्पशन है कि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उनको हम एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं ताकि वो इन इंस्टीट्यूशंस में इजीली एडमिशन ले लें। तो एलिजिबिलिटी रहेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट बेनिफिशियरीज, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट बेनिफिट्स ये रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट विल पे फॉर द फीस ऑफ द बेनिफिशियरीज एज वेल, है ना। तो ये काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है। लेट्स सी किसके ऊपर कोई मतलब प्रॉब्लम होती कि नहीं किसी को, बट दिस इज व्हाट हैज़ बीन अनाउंस्ड, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा, एक लास्ट न्यूज़ जो थी IMF वाली, उसमें मैंने IMF के बारे में थोड़ा आपको नहीं बताया। लेट मी टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। IMF अगर देखें तो ये 1944 में इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दो बॉडीज़ बनने की प्रोसेस शुरू हुई थी, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही। 27 दिसंबर 1945 में ये फॉर्मली काम करने ऑपरेशन में शुरू हुआ, है ना। इसमें 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। IMF फोकस करता है कि ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन बना रहे, सिक्योरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंट्रीज़ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, एंड फैसिलिटेट करना एंड प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। IMF एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक गवर्नर होता है, एक अल्टरनेट गवर्नर होता है जो हर कंट्री नॉमिनेट करती है, ठीक है ना। हर कंट्री एक गवर्नर एंड एक अल्टरनेट गवर्नर फॉर ईच कंट्री इज देयर। ईच मेंबर कंट्री अपॉइंट्स दीज टू गवर्नर्स। हर कंट्री ये दो गवर्नर्स अपॉइंट करती है, ठीक है ना। अब ये गवर्नर्स क्या करते हैं, दे आर बेसिकली अपॉइंटिंग, इलेक्टिंग और अपॉइंटिंग द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, है ना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, उनको इलेक्ट करने का काम करते हैं। कोटा इंक्रीज अगर कुछ होना है या स्पेशल ड्राइंग राइट SDR जिसको हम बोलते हैं, SDR अगर एलोकेशंस के ऊपर कुछ चेंज करने तो वो भी यही सब लोग करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट अगर बाई लॉज में कोई चेंज करना है तो वो ये लोग करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर इज बेसिकली एडवाइज्ड बाय 2 मिनिस्ट्रियल कमिटीज़। एक और चीज़ याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एडवाइस करने के लिए 2 मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ भी होती हैं इसमें IMF में। एक कमेटी है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, IMFC बोलते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी जिसको हम IMFC बोलते हैं, उसमें 24 मेंबर होते हैं। वो 24 मेंबर कहाँ से आते हैं, जो 189 गवर्नर बताया था ना, 189 गवर्नर्स, जितने मेंबर उतने गवर्नर, वो उनके बीच में से आते हैं और वो सारे मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। दूसरी कमेटी है डेवलपमेंट कमेटी। डेवलपमेंट कमेटी में 25 मेंबर आते हैं और वो 25 मेंबर आते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों को मिला करके, ठीक है ना। तो ये जॉइंट कमेटी होती है डेवलपमेंटल कमेटी। इसमें 25 मेंबर आते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IMF के भी और वर्ल्ड बैंक के भी, ठीक है ना। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो रहता है उसमें 24 मेंबर रहते हैं, वो इलेक्ट होते हैं बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 मेंबर रहते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो ये पूरी वर्किंग है बेसिकली IMF की, आप इसको याद रखिएगा, है ना। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ, एंड दैट इज अ थिंग। आपके लिए एक सवाल जरूर मैं दे रहा हूँ कि आपको कौन सी रिपोर्ट IMF की पता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, है ना। और बाकी लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन पढ़ लो, है ना, कि अगर किसी ने कुछ लिखा है और अगर आप लिख पाए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो ये होमवर्क आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। मोहिनी अट्टम आर्टिस्ट कनक रेले नो मोर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मोहिनी अट्टम आर्टिस्ट हैं कनक रेले जी, शी इज़ नो मोर नाउ। तो यहाँ पर पहले तो इनको बहुत श्रद्धांजलि, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छे डांस फॉर्म को प्रमोट किया, है ना, और इसको इंडिया लेवल पे तो लेके ही आई और मोहिनी अट्टम धीरे धीरे डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल पे भी आए, हम यही चाहते हैं। क्लासिकल डांसेस की मैं बात करूँ इंडिया में तो 8 क्लासिकल डांसेस हैं, लेट मी टेल यू दैट। तो ये 8 क्लासिकल डांसेस देखो यहाँ पे लिखे हैं। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है,
कथक नदर्न इंडिया, ये आपका उत्तर प्रदेश बेसिकली कहने कहाँ का है, और कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम आपका केरला का है, और उड़ीसी आपका उड़ीसा का है, और सत्रिया आपका असम का है। ठीक है ना, याद रखिएगा, सत्रिया असम, उड़ीसी उड़ीसा, मोहिनी अट्टम केरला, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, कथक नदर्न इंडिया उत्तर प्रदेश, एंड भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे कुछ फेमस सिंगर्स के नाम बता दे रहा हूँ आपको, सॉरी फेमस डांसर्स के नाम, अलग अलग डांसर्स के। तो यहाँ भरतनाट्यम की हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल, कथक के हैं पंडित बिरजू महाराज, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, भरतनाट्यम की रुक्मिणी देवी अरुंडेल का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके उसके प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट के रिगार्डिंग, और एनुअल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेशन है वो भी रुक्मिणी देवी अरुंडेल के द्वारा ही किया गया था। एंड पंडित बिरजू महाराज कथक के हैं, है ना, माधुरी दीक्षित को आप सब जानते होंगे, उनके गुरु हैं ये। एंड इसके अलावा उदय शंकर जी फ्यूजन डांस के हैं, केलुचरण मोहापात्रा उड़ीसी, केलुचरण मोहापात्रा, गुरु बिपिन सिंह मणिपुर, एंड गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी के हैं, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के हैं, शोभना नारायण ये कथक की हैं, शोभना नारायण कथक के हैं। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको मोहिनी अट्टम के बारे में बता दूं, तो मोहिनी अट्टम एक सोलो डांस ट्रेडिशन है, कहाँ का, केरला का, विच इज़ परफॉर्म्ड बाय अ मेडन कॉल्ड प्रकृति। यह हमेशा विमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म बाय द मेडन कॉल्ड प्रकृति, मोहिनी अट्टम। ठीक है ना, एंड प्रकृति बेसिकली ऑफर्स हर सेल्फ टू द डीटी ऑफ द टेम्पल थ्रू डांस एंड म्यूजिक। अपने आप को डीटी ऑफ द टेम्पल को समर्पित कर देना है थ्रू डांस एंड म्यूजिक। एंड ये बेसिकली देवदासी ट्रेडिशन के टाइम से लिंक किया गया है टू द ट्रेडिशन ऑफ देवदासीज, एंड इट्स की नोट इज कॉल्ड श्रृंगार भक्ति। इसका जो की नोट होता है वो श्रृंगार भक्ति कहलाता है, एंड बेसिक टेम्पो इज नोन एज द लस्या या लास्य। ठीक है ना, याद रखिएगा, लस्या या लास्य इज द बेसिक टेम्पो। तो इसका की नोट क्या कहलाता है, श्रृंगार भक्ति, और बेसिक टेम्पो मोहिनीअट्टम का कहलाता है लास्य या लस्या। एंड इसमें बहुत ज़्यादा फेमिनाइन मूवमेंट्स, बहुत ज़्यादा हाईली फेमिनाइन मूवमेंट्स होते हैं इसमें, एंड इट इज़ ए आर्ट फॉर्म मेंट प्राइमरली फॉर स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। अपार्ट फ्रॉम माइथोलॉजी, मोहिनीअट्टम ऑल्सो कंटेन्स अ रेंज ऑफ थीम्स फ्रॉम नेचर एंड फोक टेल्स ऑफ केरला। तो याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम में माइथोलॉजी तो है ही, स्पिरिचुअल पार्ट तो है, इसके अलावा नेचर और फोक टेल्स जो हैं केरला के वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शोकेस किए जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो आर्टिकल लिखा गया है वो है, सॉरी एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं हम। एडिटोरियल पार्ट में जो पहला एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द लिटिल मैन इन डेमोक्रेसी। अब इस आर्टिकल में बिल्कुल की एस्पेक्ट जो डिस्कस किया गया है वो है, मैं बाकी आपको पूरा इधर उधर की चीज़ें नहीं बताऊंगा। यहाँ पे ऑथर ने बात की कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, 74th एनिवर्सरी है ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द रिपब्लिक, बट स्टिल देयर आर मेनी कॉन्ट्राडिक्शंस इन द कंट्री। जैसे कि एब्जेक्ट पॉवर्टी अभी भी है, देयर इज अ डीपनिंग डिवाइड बिटवीन rich and poor, precarious condition affects the rule of law, and not so good governance poses grave challenges to the very existence of democracy। मतलब ये सारे जो challenges हैं they are existing threats to the democracy। सबसे बड़ा जो threat है ऑथर के अकॉर्डिंग वो है रिमूवल ऑफ अपोजिशन। जो अपोजिशन है वो पूरी तरीके से रिमूव्ड है इंडिया में, एंड अपोजिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ नेसेसरी एविल एज पर द वर्डिंग्स ऑफ द ऑथर। अपोजिशन इज अ नेसेसरी एविल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं जो मेन रूलिंग पार्टी है उसको चेक में रखता है, और अगर अपोजिशन नहीं रहेगा तो जो रूलिंग पार्टी है दैट विल बिकम डिक्टेटोरियल, और वो बन जाएगी पूरी ऑल पावरफुल टोटलिटेरियनिज्म उसमें प्रिवेल कर जाएगा। तो यही कारण है ऑथर ने कहा कि अपोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, टू कीप द पार्टी इन पावर इन चेक, है ना, एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है ना। एंड वही चीज़ ऑथर ने यहाँ मेंशन किया कि इंडिया डज नॉट हैव अपोजिशन प्रॉपर। अगर आप देखें टेक्निकली भी देखें तो इंडिया में कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं है एक तरीके से। एंड इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी के टाइम में ऐसा है, कांग्रेस ने भी बहुत ज़्यादा डिकेड्स रूल किए हैं, और जब वो रूल करते थे तब वो भी कोशिश ये करते थे कि हेल्दी अपोजिशन ना रहे। दे वांटेड टू हैव एवरी सीट वॉन बाय देमसेल्फ, है ना, जो कि एक गलत अप्रोच है। द पार्टी इन पावर शुड बी रेडी टू बी इन अपोजिशन ऑल्सो सम डे सम टाइम, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको नेशन के लिए काम करना है, अल्टीमेटली यू आर वर्किंग फॉर द नेशन,
पोजीशन, यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर ओन गुड, है ना. एंड द फेलियर टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अपोजिशन इज कॉजिंग द रूलिंग पार्टी टू परपिचुएट इट्स पोजिशन इन अ डिक्टेटोरियल मैनर एज पर द ऑथर. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखेगा. आई होप यू विल रिमेंबर दैट. एंड ऑथर ने वही कहा कि लेट अस होप एंड प्रे दैट पार्टी इन पावर एंड अपोजिशन विल रियलाइज देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द विशेस ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. एंड दे विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. आगे है इंडिया, दूसरा जो एडिटोरियल है वो है इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन. बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. अब अभी रिसेंटली आपको पता है कि एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, है ना, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, है ना, 19 दिसंबर 2022 को, जहां पे 188 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स थे. दे अडैप्टेड एन एग्रीमेंट, उन्होंने अडॉप्ट किया एक एग्रीमेंट को टू हॉल्ट एंड रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस. क्या एग्रीमेंट था? टू हॉल्ट एंड रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय कंजर्विंग 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड 30% ऑफ द वर्ल्ड ओशियन बाय 2030. 30% वर्ल्ड के लैंड्स को प्रोटेक्ट करना है, 30% वर्ल्ड के ओशंस को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030. इसको 30x30 बोला, 30x30 प्लेज कहा गया है. 30x30 प्लेज. अगर कभी आपसे कोई पूछे, यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछे ये क्या है, तो 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030. ठीक है ना. हॉल्ट एंड रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया करेंटली 17% ऑफ द प्लैनेट्स ह्यूमन पॉपुलेशन को होस्ट कर रहा है. 17% ऑफ द ग्लोबल एरिया इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को होस्ट कर रहा है. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री कहना चाहिए फॉर बीइंग अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन. एंड देयर आर मेनी पोटेंशियल्स एज वेल. हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए हैं. फॉर एग्जांपल 2023 का अगर हम बजट अनाउंसमेंट केवल देखें तो उसमें एक तो ग्रीन ग्रोथ, जैसे आपने देखा होगा जो सप्तऋषि मॉडल था इस बार के बजट का, 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स उठाए गए हैं, सप्तऋषि कहा गया है. उनमें से एक था ग्रीन ग्रोथ, द एम्फेसिस ऑन ग्रीन ग्रोथ, है ना. दिस इज डेफिनेटली फॉर द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ दिस कंट्री. एंड जैसे कि सॉइल, लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, ये सब बायोलॉजिकल वेल्थ है, इनको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए. सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो है, इट एम्स टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर ऑन द डिग्रेडेड लैंड. इट एम्स टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग फॉरेस्टेड लैंड्स. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम दिया गया है, जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव है टू इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस बाय कंपनीज, इंडिविजुअल्स एंड लोकल बॉडीज, है ना. तो एक हमने प्रोग्राम किया है द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. इसमें ऑब्जेक्टिव है टू इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस. इसके अलावा मिष्टी प्रोग्राम आपको याद होगा, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम. मिष्टी प्रोग्राम इज बेसिकली फॉर द मैनग्रोव इनिशिएटिव है फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम. ये पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है फॉर मैनग्रोव प्रोटेक्शन एंड ऑल. इसके अलावा पीएम प्रणाम स्कीम आपको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ, पीएम प्रणाम. एंड दिस इज फॉर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग आवर एग्रीकल्चर. इसके अलावा अमृत धरोहर स्कीम आपको मैंने बताई थी, ये डायरेक्टली मेंशन करता है, इट इज टू इनकरेज एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग द वेटलैंड्स एंड वेटलैंड्स का ऑप्टिमल यूज हो, इनहैंस हो बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म, अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम जनरेशन फॉर द लोकल कम्युनिटीज. ये सारा अमृत धरोहर स्कीम के अंतर्गत है. अमृत धरोहर स्कीम बेसिकली अभी बेनिफिट करेगा बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को, एक्वेटिक वेटलैंड्स को, इन सारी चीज़ों को बेनिफिट करेगा. एग्जाम्पल इसका है हैदरपुर. आपको पता होगा कि हैदरपुर एक वेटलैंड है, रामसर वेटलैंड है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. उसको सेफ गार्ड करना है फॉर टू सेफ गार्ड माइग्रेटरी वाटर फाउल, वहाँ पे सेफ गार्ड करना है. हैदरपुर रामसर वेटलैंड है, तो ये भी काफ़ी इंकरेजिंग है. अब ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि ये सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें हमको 2 चीज़ें ध्यान में रखना है. पहला, जो हमको अप्रोच रखनी है वो साइंस बेस्ड रखनी है. ऐसा नहीं हवाई बातें नहीं, साइंस बेस्ड एकदम, है ना. जो टेक्निकली साउंड हो चीज़ें वो करनी है. इंक्लूसिव प्रोग्राम रखना है, मॉनिटरिंग रखनी है प्रॉपर, क्योंकि ये सारी क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं. साइंस बेस्ड होना चाहिए, सस्टेनेबल बेस्ड होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, मॉनिटरिंग प्रोग्राम होना चाहिए प्रॉपरली, है ना. तो यही सारी चीज़ें जो है सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम के लिए रहेंगी. इसके अलावा न्यू मिशन एंड प्रोग्राम जो है, दे शुड इफेक्टिवली यूज मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम. तो एक तो मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होने चाहिए सारे प्रोग्राम.
प्लस इसके ऊपर एक वैल्यूएशन का सिस्टम होना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम, जिसके अंतर्गत हम इकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है वो सारे मेजर करेंगे। बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशियोलॉजिकल, ये सारे इम्पैक्ट्स हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेंशन की गई हैं यहाँ पे ऑथर के द्वारा। इसके अलावा फ्यूचर ऑफ आवर वेटलैंड्स इकोसिस्टम विल डिपेंड ऑन हाउ वी आर एबल टू सस्टेन इकोलॉजिकल फ्लोज थ्रू रिड्यूसिंग इन वाटर यूज इन की सेक्टर्स। जैसे कि एग्रीकल्चर में अगर हम कैसे अपने वाटर यूज को कम कर सकते हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि हम कितने ज़्यादा अच्छे से वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एक तरफ। इसके अलावा ऑथर ने कहा जैसे हम मैनग्रोव इनिशिएटिव उठा रहे हैं, तो हमको साइट ऐसी सेलेक्ट करना है कि वो किसी एग्जिस्टिंग कोस्टल मड फ्लैट या सॉल्ट पैन्स को ना खत्म करे, है ना। ऐसा नहीं कि मैनग्रोव हमको प्रोटेक्ट करना है तो हम मड फ्लैट्स और सॉल्ट पैन्स को हटा दें, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो सारी एफर्ट्स इंक्लूसिव होनी चाहिए। एंड लास्ट जो ऑथर ने कहा है कि लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के बिना सारे प्रोग्राम फेल हैं, तो लोकल कम्युनिटी को हमको इन्वॉल्व करना नहीं भूलना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑथर ने कहा है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, बेसिकली लिखा है, देखो, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, जो पीएम STIAC है। STIAC क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है ना। तो यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग ऑलरेडी अप्रूव किया जा चुका है। तो ये सब मिशंस के थ्रू हम चाहें तो अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। तो यहाँ पे द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स इन कीलाड़ी। तो कीलाड़ी एक जगह है, टाइनी हैमलेट इन द शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, साउथ तमिलनाडु में है। इट इज़ 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट टू द टेम्पल सिटी ऑफ मदुरई एंड इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द वैगई रिवर। तो कीलाड़ी पहले तो याद रखिएगा वैगई रिवर के किनारे पे लोकेटेड है। एंड एक्सकेवेशंस यहाँ पे प्रूव करते हैं कि 2015 में कुछ एक्सकेवेशंस हुए थे कीलाड़ी में, जो कि ये प्रूव कर रहे हैं कि तमिलनाडु में संगम एज जो था, उस समय एक अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो कि बैंक्स ऑफ वैगई रिवर में थी, है ना। तो तमिलनाडु में संगम पीरियड के टाइम पे एक अर्बन सिविलाइजेशन थी जो कि बैंक्स ऑफ वैगई रिवर थी। संगम एज आपको पता है पीरियड है विच इज बिलीव्ड टू बी 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी AD, है ना। 3rd BC से 3rd AD तक ये एग्जिस्ट करती है। और कई लोग इसको बोलते हैं वैगई वैली सिविलाइजेशन। तो नाउ दे आर साइटिंग दिस कीलाड़ी एक्सकेवेशन टू बी अ पार्ट ऑफ वैगई वैली सिविलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिली है। पॉटरी वहाँ पे मिली है जो कि पॉटरी मेकिंग इंडस्ट्री की तरफ पॉइंट आउट करती है। पॉटरी वहाँ पे लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल से बनती थी। इसके अलावा डाई इंडस्ट्री, ग्लास बीड इंडस्ट्री, कार्नेलियन, कॉपर, गोल्ड, शेल बैंगल्स, आइवरी, ये सारे वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि वो कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा कि जो कीलाड़ी में मिला है वो वैगई वैली सिविलाइजेशन की तरफ पॉइंट करता है। तो इसके इंडस वैली से कल्चरल गैप लगभग 1000 सालों का आपको दिखेगा। तो इसकी फाइंडिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कीलाड़ी की। दूसरा है फ्रेंच जो ट्रूप्स हैं नाउ दे आर विड्रॉइंग फ्रॉम बुर्किना फासो। आप सबको बता दो कि 2018 में फ्रांस और बुर्किना फासो ने एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया था। फ्रांस ने एग्रीमेंट किया था इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन दैट रीजन, है ना। और फिर अब जाकर के बुर्किना फासो ने अभी रिसेंटली जनवरी में फ्रांस को बोला कि चलो भैया अब यहाँ से निकलो, कोई आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका एग्रीमेंट खत्म होता है। तो पेरिस अब बेसिकली इमैनुअल मैक्रोन का ये कहना है कि विक्ट्री टेरर के अगेंस्ट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक जिस स्टेट में टेरर हो रहा है वो जब तक ये नहीं चाहता है। एंड इसीलिए उनको लगता है कि अफ्रीकन नेशंस नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर टेरर खत्म हो। तो फाइनली नाउ फ्रांस इज विड्रॉइंग फ्रॉम बुर्किना फासो। अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली फ्रांस कौन से कंट्री से विड्रॉ करके, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, तो बुर्किना फासो याद रखेगा वहाँ से। आगे मूव करते हैं, आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो डिकन्सोनिया फॉसिल फाउंड इन भीमबेटका इज ओल्ड बीहाइव। अब यहाँ पे आप सबको पता होगा कि 2021 में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में एक फॉसिल मिला था जिसको कहा गया जा रहा था कि ये डिकन्सोनिया जो कि एक एनिमल है, बहुत पहले रहता था, डिकन्सोनिया का फॉसिल है, कुछ लोग ये कह रहे थे, है ना। डिकन्सोनिया आपको बता दूं कि 44 मतलब एक एनिमल था दैट लिव्ड एटलीस्ट 538 मिलियन ईयर्स
ईयर्स अगो इन अ केव। डिकिंसोनिया 538 मिलियन ईयर्स अगो रहता था केव में। एंड यहाँ पे जब लोग देखने आए तो उनको ये पता चला कि ये डिकिंसोनिया फॉसिल नहीं है बल्कि एक मधुमक्खी का छत्ता है ना, वैक्स वहाँ पे ये मिली और ये सारी चीज़ें थी। तो नाउ दैट वो जो रिसर्च पेपर था वो भी चेंज कर रहे हैं और इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते को डिकिंसोनिया का फॉसिल बना दिया। इसके अलावा अगली न्यूज़ है ओनली चिल्ड्रन अबव 6 मस्ट गेट क्लास 1 एडमिशन। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है दैट स्टेट्स एंड यूटीज को ये सलाह दी है कि अब चिल्ड्रंस मस्ट बी प्रोवाइडेड क्लास 1 एडमिशन एट द एज ऑफ 6+ इंस्टेड ऑफ अर्लियर 5+। तो अब 6+ के साथ एडमिशन हो, 5+ के साथ ना हो। और ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो एज ग्रुप है 3 to 6 का, they were not covered in 10+2 structure as class 1 begins at age 6 in the new 5+ ये 3 preparatory है ना, यहाँ पे ये कर दिया गया ना 5 इन द न्यू वाला जो सिस्टम क्या है, 5 जो फाउंडेशनल है, 3 प्रिपरेटरी है, 3 मिडिल है एंड 4 सेकेंडरी है स्ट्रक्चर। 5 3 3 4 स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पे क्लास 3 से नहीं, एज 3 से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल बेस प्रोवाइड करने की बात की गई। जो पहले 5 वाले हैं जो फाउंडेशनल, उसमें 3 to 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड इट इज़ एम्ड एट प्रमोटिंग बेटर ओवरऑल लर्निंग डेवलपमेंट एंड वेलबींग। इसीलिए 6+ कह दिया गया है कि अब क्लास 1 में जो एडमिशन होगा वो 6+ होगा। ये बेसिकली केंद्रीय विद्यालय इनके लिए है। लास्ट जो न्यूज़ है वो NCST से रिलेटेड है। NCST ने अभी ग्रिल किया है IIT बॉम्बे को फॉर काउंसलर पोस्टिंग। NCST के बारे में बता दूं तो ये 19 फरवरी 2004 को इसका फाउंडेशन हुआ था। अमेंड किया गया था आर्टिकल 238 और एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था, 338 अमेंड किया गया था और एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था 338A। और इसमें 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है ये, क्योंकि आर्टिकल 338A इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका काम है ST यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके बेनिफिट के लिए काम करना, उनके लिए पॉलिसीज रिकमेंड करना। रिकमेंडेटरी बॉडी है, ऑब्वियसली बात है। कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसके अलावा 1 मेंबर शुड बी वुमेन। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 3 years. Members are not eligible for appointment for more than 2 terms and chairperson has been given the rank of union cabinet ministers. Vice chairperson has the rank of minister of state and members have the rank of secretary to the government of India. याद रखिएगा, these things are important. इसके अलावा Seattle becomes the first city in US to ban caste discrimination. तो Seattle has finally become the first US city to ban discrimination based on caste following a city council vote on Tuesday. Seattle is the first city in US to ban caste discrimination. उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो all these things are very important. I hope you got clarity and that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.